हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, ऑल द ट्रबल्स इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था क्या देखा था, मैं तो यही भूल गई कि हमने लास्ट पार्ट में क्या देखा था। हाँ, तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन सिचेन जो थे ना, जैन चेंग को लेके अपने साथ जा चुके थे। दूसरी तरफ विंग और वांग जी भी एक दूसरे के साथ चल रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि अभी तक विंग को ये नहीं पता चला था कि उसके पीछे चलने वाला इंसान जैन चेंग नहीं, वो लैन वांग जी है। उसको ऐसा लग रहा था कि वो जैन चेंग ही है और वो उसके साथ बातें किए जा रहा था। यानी कि जो जिस काम के लिए वो आए थे, सेक्ट के कामों के लिए, जो जो चीज़ें उन्हें ऑब्जर्व करनी थी सब जगह जा जा के, वो चीज़ें वो उसके साथ डिस्कस किए जा रहा था कि उसने अभी तक क्या ऑब्जर्व किया है, क्या उसने देखा है, क्या चीज़ हमने सुधारनी चाहिए और क्या चीज़ें परफेक्ट है। वो हर एक चीज़ बताया जा रहा था। लेकिन उसको 10 से 15 मिनट के बाद थोड़ा सा अजीब सा फील होने लगा कि जैन चेंग आज इतना चुप क्यों है। आखिरकार वो उसकी बोली गई किसी भी बात का आंसर क्यों नहीं कर रहा है। तो वो टर्न होके देखता है तो वहाँ सिर्फ वांग जी था, जिसने अपने फेस पे एक प्यारी सी स्माइल रखी हुई थी, क्योंकि वो चाहता था कि विंग उसको इस तरीके से देखे ना, इस प्यारी सी स्माइल के साथ, तो उसका हार्ट थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और वो सोचे वाओ, मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम है। बट विंग का हार्ट तो बिल्कुल एकदम स्टोन का जैसा हो चुका था फिलहाल के लिए, और वो डायरेक्टली चिल्ला के बोलता है, लान वांग जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरा भाई कहाँ है। तो वांग जी उसके मुंह पे डायरेक्टली हाथ रखते हुए बोलता है, क्या हो गया विंग, हम लोग इस वक्त मार्केट में हैं, तुम ऐसे चिल्ला नहीं सकते। तो विंग उसके हाथ को हटाते हुए बोलता है, ठीक है, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि मेरा भाई कहाँ है और तुम मेरे पीछे क्यों चल रहे हो। तो वांग जी रिप्लाई करते हुए बोलता है, तुम्हारे भाई को मेरे भाई अपने साथ लेके गए हैं, क्योंकि जब से मैं यहाँ आके ट्राई कर रहा हूँ तुमसे बात करने की, तो तुम्हारा भाई बीच में आके बिल्कुल तुम्हें बात ही नहीं करने देता है। इसलिए वो उसे अपने साथ लेके गए हैं ताकि मैं तुम्हें अच्छे से मना सकूँ। तो विंग बोलता है, क्या मना सकूँ? तुम मुझे मनाओगे? कभी नहीं, मैं तुमसे मानने वाला हूँ ही नहीं। तुमने उस म्यान के लिए मुझे इग्नोर किया था ना, तो अब भुगतो अपने इस कर्मों के दंड को। तो वांग जी रिप्लाई करते हुए बोलता है, विंग ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम्हें गलतफहमी हुई है, हम दोनों सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहे थे फ्रेंड के नाते। तुम्हें क्यों लग रहा था कि मैं उसकी वजह से तुम्हें इग्नोर कर रहा था? तो विंग बोलता है, मुझे लग नहीं रहा था, तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। तो वांग जी विंग के आर्म्स को पकड़ते हुए बोलता है, विंग मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें एहसास हो जाए, तुम्हें इस बात पे विश्वास हो जाए कि मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था। मैं तुम्हें कभी इग्नोर नहीं कर सकता, तुम मेरी लाइफ हो, प्लीज़ समझो ना इस बात को। ऐसा कहते हुए उसने थोड़ा सा प्लीडिंग है इसके साथ विंग से ये सब कुछ बोला था। तो विंग की जब जैसे ही विंग ने सुना ना कि मैं ऐसा क्या करूं तुम्हें मनाने के लिए, तो विंग का जो डेविल माइंड था ना, उसका मोड एक्टिवेट हो जाता है और वो बोलता है, क्या तुम सच में वो करोगे जिससे मैं मान जाऊं? तो वांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स मैं वो करूंगा जिससे तुम मान जाओ। तो विंग बिना कुछ बोले ही टर्न होता है और अपने आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो अब आस पास की जितनी भी दुकानें लगी हुई थी उनमें जा जाके कुछ ना कुछ जरूर खरीद रहा था। उसके पैसे वांग जी को पे करने हो रहे थे और उसने वांग जी को सामान खरीदते हुए ये कह दिया था कि आज जितनी भी शॉपिंग वो करेगा ना, वो सारी की सारी जितनी भी चीज़ें वो खरीदेगा उन सभी को वांग जी को ही कैरी करना होगा। पूरे दिन पर उसकी शॉपिंग चलने वाली है और वांग जी उसके पीछे पीछे ऐसे ही घूमता रहेगा। वांग जी भी इस बात पे एग्री कर जाता है, लेकिन फिर ही विंग एक और शर्त रख देता है कि वो अपनी किसी भी स्पेशल पावर का यूज़ नहीं करेगा। एक नॉर्मल इंसान की तरह उसके पीछे पीछे घूमेगा और नॉर्मल इंसान की तरह ही उन बैग्स को भी कैरी करेगा, जो भी वो शॉपिंग बैग्स उसके पास होंगे। वांग जी जानता था कि विंग को खाने पीने के अलावा कोई ज़्यादा चीज़ें शॉपिंग करना पसंद नहीं है, तो उसको लग रहा था कि ठीक है, कौन सी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो खरीद ही लेगा, तो कपड़े वगैरह खरीद लेगा, इससे ज़्यादा वो क्या ही खरीद लेगा। इसलिए वो भी फिर से एग्री कर जाता है और शायद वांग जी का ये डिसीजन उस पर और बड़ा भारी पड़ने वाला है। विंग आगे जाते रहता है, सामान खरीदते रहता है और उसने पीछे को फेंकते रहता है। जो जो पोटलियों में वो सामान पैक करवा रहा था उनको बिना पीछे देखे वो बिल्कुल ऐसे फेंक रहा था, जो कि पीछे वाला इंसान इतना वेल ट्रेंड पर्सन है कि वो जिस भी डायरेक्शन में फेंकेगा वो बंदा जाके झट से लपक के उसको कैच कर लेगा। और देखा जाए तो वांग जी ये कर भी रहा था, कभी इस साइड कभी उस साइड, कभी ऊपर कभी नीचे। वांग जी की तो ऐसी वाट लगी हुई थी ना
कि बस वो ये सोच रहा था कि जल्दी से ये दिन ख़त्म हो और वो जाके बेड में सो जाए। वांग जी को पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा सामान किस साइड से आ रहा है, और साथ ही साथ उसके पास अब और बहुत ज़्यादा बैग्स हो चुके थे, बहुत सारी पोटलियाँ हो चुकी थी जो कि विंग ने अभी अभी खरीदी थी, और देखा जाए तो उसमें से कुछ भी सामान ढंग का नहीं था। विंग बस खरीदे जा रहा था, खरीदे जा रहा था। उसको ये भी नहीं पता था कि वो जो सामान खरीद रहा है क्या उसका यूज़ भी होने वाला है या नहीं। बस उसको तो वांग जी को परेशान करना था, वांग जी के पैसे खर्च करने थे और वांग जी को दिन भर गधा मजदूरी करवानी थी। और वो कहीं ना कहीं इस बात पे सक्सेस भी हो चुका था, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था कि किसी भी स्पेशल पावर का वो यूज़ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वांग जी उन सारे कैरी बैग्स को अपने पाउच में भी नहीं रख सकता था और वो उन्हें अपने हाथ में लेके ही घूम रहा था। आसपास के लोग अब वांग जी को बहुत वियर्ड तरीके से देखने लगे थे, क्योंकि वांग जी को देख के लोग आसानी से कह सकते थे कि ये एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है, तो उसके पास पाउच तो होगा ही, तो वो ये सारी चीज़ें उसमें क्यों नहीं रख रहा है। और दूसरी तरफ से वांग जी था जो कि पूरी तरीके से सामान से लदा गदा बिल्कुल ऐसा हो चुका था ना कि उसके शरीर का एक हिस्सा नहीं बचा था जहाँ पे उसने सामान लटकाया नहीं था। सर में, कंधों पे, कमर में, अपने आर्म्स पे, उसके हैंड्स पे, जहाँ देखो वहाँ वहाँ उसने मतलब उन पोटलियों को बांध बांध के लटकाया हुआ था, ताकि आगे जो सामान उसके पास आए वो उनके लिए जगह बना पाए। विंग की शॉपिंग ख़त्म ही नहीं हो रही थी, उसने पता नहीं क्या क्या खरीद लिया था। वो चीज़ें वांग जी ने भी पहली बार देखी थी, और देखा जाए तो विंग ने भी वो चीज़ें पहली बार देखी थी, क्योंकि उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं था जो विंग के काम आने वाला हो। वांग जी को लग तो रहा था कि ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, और देखा जाए तो वेस्ट ऑफ पावर भी है, लेकिन क्या ही कर सकता है। वो वहाँ पे अपने हस्बैंड को मनाने आया है और वो जो बोलेगा उसे करना भी होगा। लगभग 3 से 4 घंटे निकल चुके थे। विंग ने वांग जी को ऑल ओवर मार्केट में घुमा दिया था। ऐसी एक दुकान नहीं थी जहाँ पे विंग ने वांग जी को रुकाया ना हो और उसके बाद वापस से उस पोटली को पीछे फेंकते हुए वांग जी को जंप ना करवाया हो। वांग जी तो इस वक्त मानो मदारी का वो बंदर बन चुका था जो कि विंग की डुगडुगी पे नाचे जा रहा था, और उसे ये तक नहीं पता था कि वो उसका ये खेल कब खत्म होने वाला है। क्या वो आज के दिन भर में थोड़ा टाइम भी अच्छे से स्पेंड कर पाएगा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी कोशिश करता था ना विंग से बात करने की, तो विंग उससे बोलता है अगली दुकान पे चलते हैं। और वांग जी फिर से बहुत ज़्यादा दुखी मन से विंग के पीछे पीछे घूम रहा था। अब लगभग 5 से 6 घंटे निकल चुके थे और वांग जी की बॉडी में जान नहीं बची थी, क्योंकि विंग ने उससे बोला था कि आज के दिन भर वो किसी भी स्पेशल पावर का यूज़ नहीं कर सकता है, और उस पर से उसके ऊपर लदा हुआ वो सामान जो कि विंग ने खरीदा था। इस वक्त वांग जी को ऐसा लगने लगा था ना कि अगर एक और पोटली विंग ने उसके साइड को फेंकी ना, तो उसको कैच करते हुए वो जमीन पे गिर के बेहोश हो जाएगा। अब उसके सहन करने से बाहर हो रहा था। वो ये सब कुछ नहीं संभाल पा रहा था, क्योंकि उसका बैलेंस भी बिगड़ने लगा था। जितना भी सामान उसके पास था काफ़ी भारी भरकम सामान भी था, और कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो उसे अनकंफर्ट फील करा रही थी। वो उससे अच्छे से कैरी नहीं कर पा रहा था। फाइनली वांग जी का जो सहन करने का लेवल था ना, वो टूट चुका था। उसने बीच मार्केट में सारे के सारे सामान को नीचे पटका और डायरेक्टली विंग से बोला, ये सब कुछ क्या है विंग? ये सारा सामान कहाँ यूज आने वाला है? तुम कहाँ इस्तेमाल करने वाले हो इसको? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें तुमने आज से पहले देखी भी है या नहीं। तो विंग उसको बोलता है, मैंने उनको खरीदा है ना, तो मैं उन्हें इस्तेमाल भी करूंगा। तो वांग जी फ्रस्ट्रेटेड होके बोलता है, अभी के अभी मुझे बताओ कि इन सारी चीज़ों का तुम इस्तेमाल कहाँ करने वाले हो? मुझे तो लगता है कि तुम इन सब चीज़ों को सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए खरीद रहे हो। विंग और वांग जी की ये सारी कन्वर्सेशन आसपास खड़े लोग सुनने लगे थे, और सभी लोग इस वक्त वांग जी और विंग दोनों को ही बड़ी वियर्ड लुक देके देख रहे थे। विंग ने इस चांस का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को थोड़ा सा इमोशनल फेस के साथ मतलब प्रिपेयर किया और डायरेक्टली बोला, क्या तुम हस्बैंड होने के नाते इतना भी मेरे लिए नहीं कर सकते? क्या तुम मेरे लिए बस इतने से बैग्स कैरी नहीं कर सकते? तो वांग जी बोलता है, तुम्हें इतने से लगते हैं? ये सारा कभार मैं सुबह से अपने साथ लेके घूम रहा हूँ। मुझे नहीं पता है कि हम लोगों ने इस मार्केट के कितने चक्कर लगा दिए हैं, और तुम्हारी वो फालतू सी कंडीशन कि हमें किसी भी स्पेशल पावर का यूज़ नहीं करना है, और नहीं, हमें नहीं, सिर्फ मुझे। तुम तो आराम से अपनी स्पेशल पावर का यूज़ कर रहे हो, जैसे चाहे वैसे इंजॉय कर रहे हो, लेकिन मुझे ये कचरा पकड़ा के रखा हुआ है। विंग जैसे ही सुनता है कि वांग जी उसके सामान को कचरा बोलता है, तो वो बोलता है,
सबकी तरफ को देख के मतलब लोगों को दिखाने वाली स्टाइल में कि देखो कैसा है मेरा हस्बैंड, मेरे लिए हुए सामान को ये कचरा बोल रहा है, इसके लिए इस सामान की कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं इस सारे सामान को अपने घर जाके इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन देखो मेरे हस्बैंड से तो इतना भी नहीं होता कि वो मेरे लिए हुए सामान को कैरी कर सके। अब वो वांग जी की तरफ टर्न होता है और उससे बोलता है, अगर तुमसे नहीं हो रहा था तो तुम मेरे साथ शॉपिंग पे आए ही क्यों आए मेरे पीछे? क्या मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मेरे पीछे आओ? मैं तो अकेले ही आ रहा था ना, मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। न जाने वो ओमेगास कैसे होते होंगे जिन्हें इतना केयरिंग, सपोर्टिंग और अंडरस्टैंडिंग अल्फा मिलते हैं। मुझे तो पता नहीं मेरी किस्मत में ऐसा हस्बैंड कैसे मिल चुका था। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई उस दिन से, जिस दिन से मैंने तुमसे शादी की है। काश मैंने किसी और से शादी की होती, मेरे ऐसे ब्यूटीफुल ओमेगा को कितना अच्छा अल्फा मिल सकता था, कितना कितना केयरिंग हस्बैंड मिल सकता था। लेकिन नहीं, मेरी किस्मत पे तो तुम लिखे थे। ऐसा कहते हुए वो मतलब थोड़ा सा अपने फेशियल एक्सप्रेशन को मैनेज करते हुए सबको ये दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी अपने ऐसे अड़ियल अल्फा के साथ परेशान ओमेगा है। वो सबको ये जताने की कोशिश कर रहा था कि वो बहुत बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप में, और उसका हस्बैंड बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता है, बिल्कुल भी उसकी फिक्र नहीं करता है, कोई केयर नहीं करता है। उसकी मतलब इच्छाएं ना उसके हस्बैंड के लिए कोई मायने ही नहीं रखती हैं। वो सबको ये जताने की कोशिश कर रहा था। आसपास की जो भी जनता थी ना, वो वांग जी को देख के मतलब वियर्ड सा लुक देने लगे थी वांग जी को, क्योंकि उन लोगों का भी मानना यही था कि जो इंसान अपने वाइफ के, अपने पार्टनर के शॉपिंग बैग्स को कैरी नहीं कर सकता, वो इंसान क्या ही उसकी केयर करता होगा। और वो धीरे धीरे सभी लोग बोलने भी लगे थे, कैसा इंसान है ये, कैसा हस्बैंड है, कैसा अल्फा है, क्या इसको सच में किसी ओमेगा का अल्फा होना चाहिए था? नहीं, इसको तो बिल्कुल ऐसा इंसान मिलना चाहिए था जो कि बहुत ज़्यादा अड़ेल होता। देखो इस ब्यूटीफुल ओमेगा को, मुझे तो लगता है ये बेचारा बहुत ज़्यादा दुखी है। बहुत सारे लोग न जाने कैसी कैसी बातें करने लगे थे, और वांग जी उन लोगों को देख देख के मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होते जा रहा था। पहले तो उसके हस्बैंड ने उसका दिमाग ख़राब करके रखा था, और अब ये आसपास के लोग जो कि उसी के ऊपर कमेंट्री किए जा रहे थे कि ये बिल्कुल भी अच्छा अल्फा नहीं है। वांग जी फाइनली बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने पाउच को निकालता है, सारे के सारे विंग के लिए हुए सामान को उसके अंदर रखता है, और विंग से बोलता है, मतलब सबके सामने दिखाने के लिए उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ घर चलते हैं ना, हम घर जाके बात करेंगे, तुम इतना नाराज़ क्यों हो रहे हो? ऐसा कहते हुए वो विंग को मतलब सबके सामने विंग को मनाने की कोशिश कर रहा था। विंग बोलता है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ घर नहीं आना। क्या पता तुम रास्ते में फिर से अपना मूड चेंज कर लो और तुम्हारा कुछ और ही ड्रामा चलने लगे। तो वांग जी बोलता है, बिल्कुल नहीं, क्या तुम्हारे साथ मैंने आज तक कभी ऐसा किया है? तुम्हारी हर एक बात को मैं अपने सर आंखों पे रखता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटनों पे आके माफ़ी मांगूं? तो वांग जी अपने घुटनों पे आके उससे माफ़ी मांगने लगता है लोगों को दिखाने के लिए। तो सभी लोग बोलते हैं, ये क्या चल रहा है? इस ओमेगा को तो अपने अल्फा को घुटनों में लाने में कोई शर्म भी नहीं आ रही है। उस बेचारे ने तो अपना सारा का सारा सामान समेट के भी संभाल लिया है, अब इसको क्या चाहिए? और कुछ लोग थे जो बहुत देर से विंग और वांग जी को देखे जा रहे थे, क्योंकि विंग और वांग जी ने न जाने कितने चक्कर मार्केट लगा दिए थे, इसलिए बहुत सारे लोगों की नज़रों में विंग और वांग जी आने लगे थे। और अब वो लोग भी बोलने लगे थे, ये ओमेगा बस सुबह से ही उस अल्फा को परेशान किए जा रहा है। एक्चुअल में रियलिटी तो ये है कि ये जो अल्फा है ना, ये बहुत ज़्यादा सीधा है। ये ओमेगा उसको अपने इशारों पे नचाए जा रहा है, और वो बेचारा नाचे जा रहा है। अब लोगों की बातें सुनने के बाद विंग का मुंह इतना सा हो गया था, ये क्या चल रहा है? अभी तक ये सारे लोग मेरे बिहाव पे बोल रहे थे, और ये सभी लोग वांग जी की तरफ चले गए। तो वांग जी विंग को चुपके से विंग करता है, ताकि वो उसे ये जता सके कि देखो, तुम अगर गेम खेलना जानते हो तो मैं भी जानता हूँ। वांग जी फिर से अपना ड्रामा स्टार्ट करता है और बोलता है, ठीक है, तुम्हें अभी भी मेरी माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं करना है ना, तो मैं तुमसे बोलता हूँ कि अगले 1 हफ्ते तक तुम घर का कोई भी काम नहीं करोगे। मैं खुद खाना बनाऊँगा, साफ़ सफाई करूँगा, और तुम्हें खुद अपने हाथों से खिलाऊँगा। प्लीज़ अब तो मान जाओ ना। ऐसा कहते हुए विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि वांग जी खाना बनाएगा, किचन साफ करेगा, साफ सफाई करेगा, कपड़े धोएगा, लेकिन कहाँ और कौन सा घर का काम? विंग तो खुद ही कोई भी घर का काम नहीं करता है, तो वो कौन से घर के काम में उसकी हेल्प करेगा और कौन से घर के काम से उसे छुट्टी देगा? वो अच्छे से जानता था कि वांग जी इस वक्त अपने ससुराल में आया है, जहाँ पे उसको
कोई भी एक गिलास पानी का तक नहीं उठाने देगा। और जब वो लेंस एक्ट में रहता है तो भी वो वहाँ पे प्रिंस है तो उसको तब भी कोई काम नहीं करने देता। और विंग के तो खुद आसपास इतने सारे लोग घूमते हैं, इतने सारे नौकर घूमते हैं, उसने कभी कोई काम नहीं किया। तो वांग जी ऐसा क्यों बोल रहा है कि वो उसकी हेल्प करेगा, उसको खाना खिलाएगा, उसके लिए खाना बनाएगा। आखिरकार आज तक सभी काम तो नौकर करते आए हैं, आज वांग जी ये सब कुछ कैसे करेगा। वो अपने आप में सोच ही रहा था तो वांग जी बोलता है चलो ना घर चलते हैं। वांग जी ने कहते कहते फिर से एक नोटी सी स्माइल और एक विंग करते हुए विंग को फिर से ये जता दिया कि देखो मैंने गेम बहुत अच्छे से पलट दिया है। आसपास खड़े सभी लोग फिर से अपने आप में ही खुसर मुसर करने लगे थे। वो अपने आप में ही ये बोलने लगे थे कि ये ओमेगा कितना कोल्ड हार्ट है, मतलब इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि इसका अल्फा इसके सामने घुटनों में बैठा हुआ है, वो उससे माफ़ी मांग रहा है और अब तो वो घर के सारे काम करने के लिए भी तैयार है, एक हफ्ते के लिए। वो सोचते हैं हमें तो यहाँ 2 घंटे तक का फुर्सत नहीं मिलता और इसका हस्बैंड इससे बोल रहा है कि 1 घंटे के लिए वो उसे 1 हफ्ते के लिए, पूरे 1 हफ्ते तक वो उसको कोई भी काम नहीं करने देगा। और फिर भी इसका हार्ट मेल्ट नहीं हो रहा है। सभी लोगों की बात सुनते सुनते विंग को ये लगने लगा था कि अब यहाँ पे ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं है। तो वो वांग जी से बोलता है ठीक है घर चलते हैं और मैं तुम्हें घर जाके ही बताऊंगा। ऐसा कहते हुए विंग अपने पैर को पटकता है और आगे आगे चलने लगता है। उसके पीछे पीछे वांग जी चल रहा था जो कि अभी अभी बड़ा खुश था इस बात से कि उसने अभी अभी विंग की जो भी प्लानिंग थी उसको परेशान करने की, उसको फेल कर दिया है। अब वो दोनों ही एक साथ घर की तरफ बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ लैन सिचेन और जैन चैंग दोनों का हाल भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। लैन सिचेन जैन चैंग को देख के परेशान था तो जैन चैंग लैन सिचेन की जाने वाली हरकतों से इरिटेट हो चुका था और जैन चैंग बार बार इरिटेट हो रहा था। इस बात से लैन सिचेन परेशान होते जा रहे थे। उसने बहुत बार कोशिश की जैन चैंग को कुछ चीज़ें खरीद के देने के लिए, तो जैन चैंग बोलता था मुझे नहीं चाहिए। तो फिर लैन सिचेन थोड़ी देर के बाद बोलते थे चलो ना हम वो जाके खाते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तो जैन चैंग बोलता है तुम्हें खाना है ना तो खा लो, मुझे नहीं खाना। लैन सिचेन उसे तरह तरह के फूल दिखाते हैं, तरह तरह के गिफ्ट दिखाते हैं कि इससे खरीदते हैं। तो जैन चैंग आंसर करते हुए बोलता है मुझे इनमें से कोई भी नहीं पसंद और खबरदार जो तुमने मेरे लिए कुछ भी खरीदा, मुझे तुम्हारे पैसों से खरीदा हुआ कोई भी सामान नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरे भाई के पास जाना है और प्लीज़ मेरा पैसा छोड़ दो ताकि मैं अपने भाई के पास जा सकूं। मुझे नहीं पता तुम्हारे भाई ने मेरे भाई की क्या हालत की होगी। तो लैन सिचेन उससे आंसर करते हुए बोलते हैं वो दोनों ही पार्टनर्स हैं, हस्बैंड एंड हस्बैंड्स हैं, तो वो दोनों जो भी कर रहे होंगे अच्छा ही कर रहे होंगे, तुम्हें उनके बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो हम जाके खाना खाते हैं। तो जैन चैंग आंसर करते हुए बोलता है मैंने तुमसे कहा ना मुझे भूख नहीं लगी है। तो लैन सिचेन आंसर करते हुए बोलते हैं और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे भूख नहीं लगी है? मुझे तो भूख लगी है ना। तुम अगर खाना नहीं खाना चाहते तो मत खाओ, मुझे तो खाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ घूम रहा हूँ तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम मुझे अच्छा से अच्छा खाना खिलाओ, अच्छी से अच्छी जगह घुमाओ। तो जैन चैंग आंसर करते हुए बोलता है मैंने तुम्हें घर से आने के लिए नहीं बोला था और मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें अच्छा से अच्छा खाना खिलाओ, अच्छी जगह घुमाऊँ। क्यों घुमाऊँ मैं तुम्हें? तुम्हारे पास पैर नहीं है, तुम घूम सकते हो, क्या तुम्हारे पास मुंह नहीं है? तुम अच्छे से जाके कहीं से भी कुछ भी खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा पीछा छोड़ दो। तो इस बात पे लैन सिचेन बड़े ही दिल फेक आशिक की तरह रिप्लाई करते हुए बोलते हैं तुम्हारा साथ तो मैं ताउम्र निभाऊंगा, 7 जन्मों तक निभाऊंगा, आने वाले हर एक जन्म में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और तुम मुझसे बोलते हो कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं? ऐसा नहीं हो सकता है जैन चैंग। वो थोड़ा सा स्टाइलिश डायलॉग के साथ ये सब कुछ बोलता है और जैन चैंग बोलता है अपनी ये एक्टिंग यहीं पे बंद कर दो वरना तुम्हारी बत्तीसी में यहीं पे चमका दूंगा, और अगर तुम्हारा ये सारा ड्रामा खत्म हो चुका हो तो हमें यहाँ से चलना चाहिए ताकि मैं अपने भाई को ढूंढ सकूं। तो लैन सिचेन आंसर करते हुए बोलते हैं तुम्हें उन दोनों के बीच में क्यों पड़ना है? क्यों उनको अच्छे से स्पेस नहीं दे रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि उन दोनों को बात करनी चाहिए? तो जैन चैंग बोलता है कि मैं यही नहीं चाहता कि तुम्हारा भाई मेरे भाई से कोई बात करे और उस बेचारी को, सीधे साधे इंसान को फिर से मैनिपुलेट कर दे। आखिरकार तुम्हारा भाई है तो एक प्ले बॉय ही ना, आखिरकार इतना इनोसेंट सा ओमेगा उसके साथ घूम रहा है तो उसकी बातों में आ ही जाएगा और फिर से जब वो उसकी बात मान लेगा तो तुम्हारा भाई जाके किसी और के साथ आराम से बहुत लवी डबी हो जाएगा। मुझे अपने भाई को फिर से उस तकलीफ में नहीं देखना है। ऐसा कहते हुए वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो लैन सिचेन फिर से उसके हाथ को पकड़ते हैं और उसके उसको खींचते हुए एक रेस्टोरेंट की तरफ
बढ़ने लगते हैं, क्योंकि सुबह से वो दोनों भी घूमे जा रहे थे, बस लड़े जा रहे थे और अब उनको भी बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी और वो सोचते हैं कि कहीं पे आराम से बैठेंगे, बहुत अच्छे से लंच वगैरह करेंगे तो थोड़ी देर के लिए जैन चैंग का दिमाग शांत होगा और शांत दिमाग के साथ अगर वो उससे बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपना इम्प्रेशन बहुत अच्छा रख सकते हैं जैन चैंग के सामने। लेकिन वो बेचारे नहीं जानते कि जैन चैंग एक ऐसा इंसान है जो कि किसी भी लवी डवी कपल का ना 2 मिनट में ब्रेकअप करवा दे। बड़ी मुश्किल से जोर जबरदस्ती से जैन चैंग ने एग्री किया खाना खाने के लिए और लगभग आधा घंटा लगा था उन्हें खाना खाने पे और इसके बाद जैन चैंग ने तो लैन सिचन की एक बात नहीं सुनी थी। उसे वहाँ पे छोड़ के ही वो डायरेक्टली निकल चुका था अपने घर की तरफ, क्योंकि उसे पता था कि लगभग टाइम हो चुका है घर की तरफ जाने का और कहीं ना कहीं उसका भाई भी घर जा चुका होगा और वो इस बात से भी उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसके साथ कोई यहाँ पे आया है। हो सकता है वो इंसान यहाँ पे खो जाए या फिर वो कहीं भटक जाए, क्योंकि वो चलते चलते बहुत ज़्यादा दूर आ चुके थे और वो जगह खुद जैन चैंग के लिए ही जानी पहचानी, मतलब बहुत ज़्यादा जानी पहचानी नहीं थी। भले ही वो उसी जगह पे रहता था लेकिन फिर भी वहाँ उसका आना जो बहुत कम रहता था। लैन सिचन का वहाँ पे आना तो ना के बराबर ही था, लेकिन फिर भी जैन चैंग उसे छोड़ के वहाँ से रफू चक्कर हो गया था। दूसरी तरफ लैन सिचन थे जो कि बिल पे कर रहे थे, लेकिन इस बिल पे करने के टाइम में ही जैन चैंग वहाँ से गायब हो चुका था और अब वो उसे ढूंढने लगे थे। उसे ढूंढते ढूंढते वो बहुत मतलब उस डायरेक्शन से ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जा चुके थे। जिस डायरेक्शन को जैन चैंग गया था उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लैन सिचन गए थे। वो वहाँ पे नए थे, उन्हें ज़्यादा नहीं पता था वहाँ के बारे में और इस वक्त वो मतलब इसको इतना बहुत बड़ी बात उन्हें नहीं लग रही थी जिसके लिए उन्हें अपनी स्पेशल पावर का यूज़ करना पड़े। चलते चलते लगभग 1 घंटा हो चुका था लैन सिचन को, लेकिन अभी तक उन्हें जैन चैंग नहीं मिला था, क्योंकि जैन चैंग तो घर पहुंच चुका था और साथ ही साथ विंग और लान वांगजी भी घर पहुंच चुके थे। जैसे ही वो तीनों घर आते हैं तो मैडम यू पूछती है, क्राउन प्रिंस कहाँ हैं? वो तुम लोगों के साथ क्यों नहीं आए? क्या उन्हें कुछ काम था? तो तब जाके जैन चैंग अपने आसपास देखता है, अपने पीछे देखता है तो वो पाता है कि वहाँ पे लैन सिचन है ही नहीं और वो थोड़ा सा मतलब घबरा जाता है कि आखिरकार वो कहाँ गया। लेकिन फिर वो सोचता है कोई बात नहीं, वो आसपास ही होगा, शायद कहीं पे रुक गया होगा, अभी आता ही होगा। तो वो अपनी माँ से बोलता है, एक्चुअल में माँ मुझे लगता है कि वो पीछे कहीं रुक गए होंगे, कुछ काम हो गया होगा तो वो उसे कर रहे होंगे, वो आ ही जाएंगे। मैडम यू को भी लगता है शायद वो एक क्राउन प्रिंस हैं तो उनको भी कुछ काम हो सकते हैं और मे बी कुछ चीज़ें वो ऑब्जर्व कर रहे हों, इसलिए उन्हें देर हो गई होगी। इस बात को वो भी ज़्यादा माइंड नहीं करती और सभी से बोलती है कि ठीक है, उन्हें आने में टाइम लगेगा तो तब तक तुम लोग जाके फ्रेशन अप हो जाओ और मुझे तुम लोगों को कुछ बताना भी है। दूसरी तरफ लैन सिचन अभी तक उस जगह तक नहीं पहुँचे थे जहाँ पे उन्हें जैन चैंग मिल सकता था, क्योंकि जैन चैंग तो घर पहुंच चुका था और 1 घंटा निकल जाने के बाद अब जाके लैन सिचन को ये पता चला था कि उसने जैन चैंग को खो दिया है और उसको ढूंढने से बेहतर है कि चुपचाप यहाँ से वो भी निकल ले, क्योंकि जैन चैंग तो यहाँ पे हमेशा आते जाते रहता है। अगर वो खो भी गया तो वो चुपचाप घर पहुँच सकता है, लेकिन अगर लैन सिचन खो गया तो शायद उसके लिए घर पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसने अपनी थोड़ी सी स्पेशल एनर्जी को यूज़ किया और पता किया कि उसे अब किस डायरेक्शन में जाना है और उसी के साथ वो उस डायरेक्शन में बढ़ भी गया था। सभी लोग घर पहुंच चुके थे और अभी फ्रेश भी हो चुके थे, लेकिन लैन सिचन अभी भी घर नहीं पहुंचे थे। मैडम यू को थोड़ी बहुत टेंशन होने लगी थी इस बात से कि आखिरकार क्राउन प्रिंस अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे हैं, लेकिन लगभग 10 मिनट के बाद उनकी जान में जान आ गई थी। वो रिलीफ फील करने लगे थे जब उन्होंने अपने सामने अपने गेट से लैन सिचन को थका हारा लैन सिचन एकदम ऐसा कि मानो उसके पैरों में अब जान ही नहीं है, ऐसे लैन सिचन को अपने पास आते हुए देखा तो उसको थोड़ा बहुत अच्छा फील होने लगा कि चलो क्राउन प्रिंस को कुछ हुआ नहीं है। लेकिन वो क्राउन प्रिंस की इस हालत को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी कि आखिरकार क्राउन प्रिंस को क्या हुआ है, वो इतने थके हारे से क्यों लग रहे हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा काम करके आए हैं। तो वो लैन सिचन से पूछती है, क्या हो गया क्राउन प्रिंस, आप इतना कैसे थक गए हैं। तो क्राउन प्रिंस चिल्लाते हुए बोलता है, आपके बेटे ने मुझे बीच मार्केट में छोड़ दिया और यहाँ पे आने के लिए मुझे ये तक नहीं पता कि मुझे कौन से रास्ते से आना है।
लेंसी चेन ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो चलते चलते इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे ना कि उनसे ये पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। और जैन चैंग जैसे ही लेंसी चेन के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तो बाहर आता है, तो देखता है कि वो उन्हें ही ब्लेम कर रहा है। तो वो बोलता है डायरेक्टली, क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें छोड़ दिया? तुम्हें किसने कहा था कि 2 घंटे लगा दो पे करने में? तुम 5 मिनट का काम 5 मिनट में ही करते और मेरे पीछे आ जाते। तो लेंसी चैन बोलते हैं, मैंने 5 मिनट का काम 2 मिनट में कर दिया था, लेकिन तुम तो वहाँ से ऐसे गायब हो गए जैसे कि तुम हवा हो चुके थे। मैडम यू फील करने लगी थी कि इन दोनों के बीच में अब लड़ाई शुरू होने वाली है। इससे पहले ही वो बात को संभालते हुए बोलती है, मैं अपने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ क्राउन प्रिंस, लेकिन अभी मुझे आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए आप प्लीज़ जल्दी से जाइए और जल्दी से फ्रेश होके यहाँ पे आ जाइए, और उसके बाद हम लोग डिनर करते हुए वो बात भी डिस्कस कर लेंगे। तो लेंसी चैन भी बोलते हैं, ठीक है, मुझे इस वक्त बहुत वार्म बात की ज़रूरत भी है। लगभग आधे घंटे के बाद लेंसी चैन भी अपने आप को फ्रेशन अप करके अपनी एक वार्म बाथ लेने के बाद वो भी डाइनिंग एरिया में आ चुके थे। सभी लोग बैठ के खाना खा रहे थे। सभी लोग मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे। तो तब जाके जैन फेनमियांग मैडम यू को इशारा करते हैं कि अब उससे बात बोल देनी चाहिए, और मैडम यू सभी को बोलती है कि मैं तुम लोगों से कुछ बोलना चाहती हूँ। एक्चुअल में जिन सेक्ट से हम सभी के लिए इनविटेशन आया है, वहाँ पे जिन जिशन और मैंग्याओ दोनों का ही बर्थडे है, और वो इस बर्थडे की पार्टी में हम सभी को इनवाइट किए हुए हैं, और हम सभी लोग कल वहाँ के लिए निकलने वाले हैं। 2 दिन के बाद उन दोनों के जो जन्मदिन का समारोह है वो रखा गया है, और हमें तब तक वहाँ पे पहुँचना है। और लैंड सेक्ट से भी मैंने पहले ही कांटेक्ट कर लिया है, तो उन्होंने मुझे ये बोला है कि मैं आप दोनों को भी वहाँ पे लेके आऊँ। जैसे ही ये सब कुछ उन सब लोगों ने सुना कि जिन सेक्ट में जाने का उन लोगों को मौका मिल रहा है, तो उस पर जैन चैंग बोलता है, क्या वैन सेक्ट के लोग भी वहाँ पे आने वाले हैं? तो मैडम यू बोलती हैं, ऑफ कोर्स वो भी वहाँ पे आने वाले हैं। इस बात को सुनते ही जैन चैंग के फेस पे ना मतलब एक प्यारी सी स्माइल आने लगती है, और पूछता है क्यूरियोसिटी के साथ, क्या वैन किंग भी वहाँ पे आएगी? तो मैडम यू बोलती है, ऑफ कोर्स वो भी वहाँ पे आएगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वैंस के लिए, तो वो वहाँ पे ज़रूर आएगी। ऐसा कहते हुए जैन चैंग बोलता है, तब तो मैं एकदम रेडी हूँ, और अगर मेरी मानी जाए तो हम लोग टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? चलो विंग, हमें पैकिंग करनी है, हमें 2-4 दिन वहाँ पे तो रहना होगा ना, हमें पैकिंग करनी होगी, और मैं तो पूरा ध्यान रखूँगा कि मैं अपने सबसे अच्छे कपड़े वहाँ पे लेके जाऊँ, ताकि मैं अपना इम्प्रेशन जो है ना वो वैन किंग के सामने बहुत अच्छा रख सकूँ। इस पे विंग बोलता है, मुझे तो लगता है वो वैन चाओ भी वहाँ पे आएगा, वो इंसान हमेशा मुझसे फ्लर्ट करते रहता है। खैर कोई बात नहीं, मैं कौन सा फ्लर्टिंग में कम हूँ, मैं भी उसकी फ्लर्टिंग का जवाब उसी की फ्लर्टिंग से दूंगा। वो दोनों ही भाई बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन सामने बैठे हुए जो 2 और भाई थे ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि जिन सेक्ट में जाने के बाद ये सभी लोग कैसा फील करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।